हेलो गाइस, मैं कमलेश शर्मा आज आपका क्वेश्चन सीरीज में लेकर आ रहा हूँ सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। आई होप कि आपने पहला चैप्टर देखा होगा और जिन लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो लिंक में जाकर के पहले चैप्टर को देखें और फिर दूसरे चैप्टर को भी देखें। तो बात करते हैं, आप दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड। सॉल्यूशन से जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो है कि जो आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, आपकी दो गैसें ऐसी हैं जिनका ताप बढ़ाने, हाइड्रोजन और हीलियम का ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। क्यों? तो देखो हम आपको बताते हैं, इसका सिंपल सा है आपका आंसर। होता क्या है कि आपकी और जो भी गैसें हैं उनकी बात बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की और हीलियम गैस की। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें ऐसी हैं जो क्या करते हैं, जिनका हम ताप बढ़ाते हैं तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। ये ऊष्मा को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऊष्मा का अवशोषण करने के कारण क्या होता है, यदि हम इनका ताप बढ़ाते हैं तो इनकी विलेयता भी बढ़ती है। शेष जो गैसें होती हैं आपकी वो क्या करती हैं, ऊष्मा का अवशोषण नहीं करती, इसलिए उनका क्या होता है, विलेयता नहीं बढ़ती। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि गैस की द्रव में विलेयता जो है वो किस पैरामीटर पर निर्भर करती है, या ये कहते हैं कि किस पैरामीटर द्वारा मापी जाती है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि गैस की द्रव में जो विलेयता है वो आपका अवशोषण गुणांक द्वारा, किसके द्वारा, अवशोषण गुणांक द्वारा जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनोक्सिया जो है किसे कहते हैं। तो देखो इसका क्या हो जाएगा भाई, एनोक्सिया क्या होता है, तो होता क्या है कि जो लोग ऊंचे स्थान पर रहते हैं, तो जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं तो क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है। अब होता क्या है कि जब अधिक ऊंचाई में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो क्या होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों के रक्त में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिससे क्या होता है, जब उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिससे उनके सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। इस लक्षण को हम एनोक्सिया कहते हैं। क्या बताया ना भाई, एनोक्सिया किसे कहते हैं, हमने कहा कि अधिक ऊंचाई पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है, अर्थात जब ऊंचाई ज्यादा हो जाती है तो वहां ऑक्सीजन क्या होता है, कम मात्रा में पाई जाती है। तो वहां पर जो लोग रहते हैं, तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं ना, तो उनके रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ऑक्सीजन की कमी रहने के कारण क्या होता है, उनमें सोचने की और समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस लक्षण को ही हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सीरीज के क्रम में। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका जो क्वथनांक है, तो क्वथनांक में उन्नयन से मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है। तो क्या है, इसके लिए आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका विलेन की मोलरता जो होती है, विलेन की जो मोलरता है यानी कि मोलरिटी है, वो आपकी होता है डेल्टा टी बी अपॉन के बी, जहां आपका डेल्टा टी बी जो है वो होता है क्वथनांक में उन्नयन और आपका जो के बी है वो होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो कैसे निकालोगे, यदि आपको विलेन की मोलरता दी जाए और आपसे टी बी या के बी कुछ भी पूछा जाए, या मान लो इनमें से तीनों वैल्यू में से कोई सी भी आपको एक वैल्यू दी जाएगी
और होता क्या है कि जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिलेगी, केवल याद आपको क्वथनांक में उन्नयन देंगे तो आपसे विलयन की मोलरता पूछेंगे, या हो सकता है आपको विलयन की मोलरता दे दें और वो आपसे क्वथनांक में उन्नयन पूछे। तो बस आपको ये याद रखना है कि विलयन की जो मोलरता है वो डेल्टा टीबी अपॉन केबी होता है। इस फार्मूले से आप आसानी से मोलरता जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि ऐसी गैसों के नाम बताओ जिस पर हेनरी का नियम जो है लागू नहीं होता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसी वो दो गैसें कौन कौन सी हैं। तो एक तो है आपका HCl और दूसरी जो गैस है वो है आपकी NH3। अब होता क्या है कि कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि HCl और NH3 गैसों पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, क्यों नहीं होता भाई? तो कुछ आपको नहीं लिखना, केवल इतना लिखना है कि HCl और NH3 गैसें हैं, ये क्या होती हैं, जल में अधिक विलय होती है। तो अधिक विलय होने के कारण इन पर क्या होता है, हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो आपको याद रखना है ऐसी गैस है जिस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है वो आपकी HCl और NH3 दो गैस है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है कि जो आपके आयनिक ठोस होते हैं, जो आपके आयनाइजेशन सॉलिड्स होते हैं, उनकी जल में जो विलेयता है, उनकी सॉल्युबिलिटी है वो अधिक होती है, क्यों? मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपका आयनिक ठोस जो है उसकी जल में विलेयता जो है वो अधिक होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि भाई जो आयनिक ठोस की जल में विलेयता अधिक होती है उसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन तो क्या है कि इनकी जो जालक ऊर्जा है, आयनिक ठोसों की जो जालक ऊर्जा है यानी कि लैटिस एनर्जी जो है आपकी वो कम होती है, और दूसरा क्या है कि इनकी जो जल योजन ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है आपकी वो अधिक होती है। इस कारण क्या होता है, इसकी जल में विलेयता अधिक होती है। कैसे देखोगे कैसे इसको? तो आपको ऐसे लिखना है कि आयनिक ठोस की जल में विलेयता अधिक होती है, क्यों? कि जल जालक ऊर्जा जो है आयनिक ठोसों की वो कम तथा जल योजन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए आपके आयनिक ठोसों की जल में विलेयता क्या होती है, कम अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका अंगूर होता है, तो अंगूर को यदि हम NaCl के शांत जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, वह सिकुड़ जाता है, क्यों? भाई वो क्यों सिकुड़ जाता है? तो उसका रीजन क्या है? तो होता क्या है कि आपकी परासरण क्रिया से क्या होता है, आपका एक क्रिया है जिसका नाम है परासरण। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, परासरण की क्रिया में जो आपके जल के अणु होते हैं, जो किसके अंदर जल उपस्थित है, आपका अंगूर के अंदर, तो जल के अणु जो है वो क्या होता है, NaCl की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात वो आपके NaCl के विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अंगूर का जो जल होता है वो बाहर आ जाता है। इसी कारण क्या होता है कि जो आपका अंगूर है वह सिकुड़ जाता है। तो लिखोगे कैसे आप? तो लिखोगे आप ऐसे कि अंगूर को NaCl के शांत विलयन में डालने पर वह सिकुड़ जाता है, क्योंकि परासरण की क्रिया में अंगूर में उपस्थित जो जल है वो NaCl की ओर गति कर जाता है। इसलिए कभी कभी क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। मान लो वो अंगूर की जगह आपका वो किशमिश कर दें और पूछ ले कि भाई जो आपका किशमिश है वो जल में डालने पर, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश जो है वो फूल जाती है, क्यों? तो इसमें क्या करना है, उसमें भी आपकी परासरण की क्रिया होती है। अब परासरण की क्रिया में क्या होता है कि जो विलयन में उपस्थित जो आपका जल होता है, अब हम किशमिश की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका ये जिसमें हमने डाला है, जल में डाला है ना, तो ये वाला जो जल है जिसमें हमने किशमिश को डाला है वो क्या करता है, जल के अणु जो हैं वो कोशिका झिल्ली के द्वारा, क्योंकि जो आपकी किशमिश के ऊपर की जो परत होती है वो कोशिका झिल्ली की तरह ही होती है, तो वो क्या होते हैं, उसकी सहायता से किशमिश के अंदर चला जाता है। तो जल के अणु क्या हो जाते हैं, किशमिश के अंदर चले जाते हैं, इसलिए क्या होती है, किशमिश जो है वो आपकी फूल जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज में कि जो आपके जीव द्रव्य संकुलन है वो किसे कहते हैं, अर्थात आपका प्लाज्मोलिसिस है वो क्या है। तो इसके लिए देखो बात करते हैं, होता क्या है कि जो आपकी जीव द्रव्य कोशिकाएं हैं, तो जब आपकी जीव द्रव्य कोशिकाएं जो हैं वो अति पराशरी विलयन के संपर्क में आती हैं, अति पराशरी विलयन जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जब ये आपके अति पराशरी विलयन के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो क्या होता है, जो आपकी जीव द्रव्य कोशिकाएं हैं जिसमें उपस्थित जो आपका द्रव होता है, तो जीव
द्रव्य कोशिकाओं में उपस्थित द्रव्य बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है, जिससे क्या होती है, जिससे आपकी कोशिका जो है सिकुड़ जाती है। जिससे क्या होता है, जो आपकी कोशिका है वो सिकुड़ जाती है। इस को ही हम क्या कहते हैं, जीव द्रव संकुलन कहते हैं। क्या बताया आपने जीव द्रव संकुलन क्या है? हमने कहा कि जीव द्रव कोशिकाएं जब किसके संपर्क में आती है, अति पराशरी विलयन के संपर्क में आती है। अब अति पराशरी विलयन क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि आपका वह विलयन जिसका पराशरण दाब क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मान लो कोई आपके दो विलयन है, एक ए है और एक बी है। अब इनके पराशरण दाब क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इन दोनों विलयन में जिस विलयन का पराशरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अति पराशरी विलयन कहेंगे। तो जब आपका जीव द्रव कोशिकाएं जो है वो इसी विलयन के संपर्क में आ जाए, अति पराशरी विलयन के संपर्क में, तो क्या होता है, तो जीव द्रव कोशिकाओं में उपस्थित जो आपका द्रव होता है वो बाहर निकलने लगता है। जब द्रव बाहर निकल जाएगा तो कोशिका क्या होती है, आपकी सिकुड़ जाती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव संकुलन या प्लाज्मोलिसिस। आगे क्या है, यहीं पर आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, मान लो यहाँ जीव द्रव संकुलन की जगह पे ये आपके हीमोलिसिस कह दें कि भाई जो आपका हीमोलिसिस है वो किसे कहते हैं। अब हीमोलिसिस में क्या होता है, हीमोलिसिस में क्या होता है कि अति पराशरी विलयन की जगह पर हम क्या करते हैं, अल्प पराशरी विलयन लेते हैं। तो क्या होता है कि जीव द्रव कोशिकाएं जब किसके संपर्क में आ जाएं, आपके अल्प पराशरी को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब आपका जीव द्रव कोशिकाएं जो है वो अल्प पराशरी विलयन के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, जीव द्रव कोशिकाओं में आपके उपस्थित जो आपका द्रव है, अब यहाँ पर आपको द्रव नहीं करना है, तो जीव द्रव कोशिकाओं में क्या होता है, आपका जीव द्रव कोशिकाओं में क्या होता है कि आपका जल जो है अंदर जाने लगता है, यानी कि जो आपका पानी होता है अल्प पराशरी विलयन का, वो क्या होता है, इस कोशिका के अंदर जाने लगता है, अंदर जाने लगता है। और वह का मतलब है कोशिका, वह का मतलब किससे है, कोशिका से। और वह कोशिका फूल कर क्या हो जाती है, फट जाती है, फूल कर फट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। हीमोलिसिस क्या बताया, मैं फिर से एक बार फिर मैंने कहा कि जीव द्रव कोशिकाएं जब अल्प पराशरी विलयन के संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है, अल्प पराशरी विलयन में उपस्थित जो आपके जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। जब वो कोशिका के अंदर जाने लगते हैं तो क्या हो जाता है, जो कोशिका है वो फूल कर क्या हो जाती है, फट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। इसी के साथ देखो अगला और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आदर्श क्या हो सकता है, वो अनादर्श, इन दोनों में से कोई एक ही पूछ सकते हैं। तो आदर्श या अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है भाई, का आपका आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है आपका, इसका सिंपल सा आपका आंसर होगा कि क्या होता है कि ताप व सांद्रता, टेम्परेचर और आपका कंसंट्रेशन दोनों की बात करते हैं। ताप व सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में क्या होता है, जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। क्या बताया मैंने, कहा कि ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करें वो विलयन आपके क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब क्या हो जाए कि जो पूर्णतः पालन ना करें, यानी ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में ये राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन ना करें, वो आपका क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब बस सिंपल सी बात ही कहना चाहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं
नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ।